गुड मॉर्निंग क्लास। ये इसका मतलब बेसिकली सेकंड लेक्चर है, क्योंकि हमने पहले वाले जो लेक्चर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्या कहते हैं आपका समानता का अधिकार। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा बचे हुए दो तीन चार अधिकार हैं वो पढ़ेंगे। देखो, समानता का अधिकार हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके उसे देख सकते हो। क्या था समानता का अधिकार, मैं थोड़ा सा आपको फटाफट से एकदम मतलब 5-7 सेकंड में समझा देता हूँ कि क्या है इस अधिकार के अंदर। तो पहली बात तो ये बोलता है कि समानता का जो अधिकार है, ठीक है ना, वो आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है कि विधि के समक्ष और विधियों के सामान्य संरक्षण होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इतनी बड़ी नहीं है जो कानून से ऊपर हो, और कानून की नज़रों में सभी क्या हैं, एक सामान्य है। और अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो वो क्या कहता है कि देखो भाई, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भेदभाव का आधार तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी का जेंडर, किसी का धर्म, किसी का मूल वंश, या फिर किसी का जन्म स्थान, या फिर कोई जाति। अगर आप किसी की जाति, धर्म, जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या करते हो, भेदभाव करते हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे क्या कहते हैं समानता के अधिकार का उल्लंघन मानेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 बोलता है कि राज्य के अधीन, मतलब जब भी राज्य की बात हो रही है तो मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल 12 में क्या डिफाइन किया गया था। राज्य के अधीन अगर किसी भी पद पर कोई भी नियोजन होता है, कोई भी नियुक्ति होती है, ठीक है, तो उसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही क्लियर कर दिया था। अच्छा, अस्पर्शता का अंत, किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती है भाई। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये तुमने कुआं छू दिया है अब तुम पानी नहीं पियोगे, हम पानी कैसे पी सकते हैं, या तुम इस जात के हो तो तुम्हारा पछुआ पानी नहीं पी सकते। इस तरीके की फालतू की बातें नहीं करी जाएगी। उपाधियों का अंत किया जाएगा। कोई ऐसा ना हो कि भाई अपने नाम के आगे लगा घूम रहा है, राजा, महाराजा, अधिराजा, श्री श्री 108 राहुल जी पधार रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। क्लियर है बात। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे 3 अधिकार। क्या क्या? एक पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और तीसरा पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो फिर से समझो, स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि भारत के अंदर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है, किसी तरीके का क्या कहते हैं सम्मेलन करने के लिए, किसी भी तरीके का व्यापार करने के लिए, किसी भी तरीके का कहीं पर रहने के लिए, साथ ही कहीं पर घूमने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सम्मेलन वगैरह करने के लिए, ठीक है ना, कुछ भी, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। पर भैया इस बात को ध्यान में रखना कि किसी दूसरे की किसी दूसरे का कोई भी अदर पर्सन जो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसकी ही प्राइवेसी की ऐसी की तैसी मार दो। ठीक है ना। ऐसी की तैसी का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि रात को तुम डीजे बजा रहे हो 2 बजे और कह रहे हो कि मेरी तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं तो अभिव्यक्तिता कर रहा हूँ, मैं तो एक्सप्रेशन कर रहा हूँ अपने हैप्पीनेस को। वहाँ पे पुलिस आके एक्सप्रेस कर देगी आपको एक्सप्रेशन पे। ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आप जानते हो। देखो शोषण क्या होता है, शोषण वही होता है जो आजकल हो रहा है। ठीक है, समझदार हो तुम लोग, समझ जाते हो। शोषण का तात्पर्य क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी से काम करवाया, उसको मजदूरी नहीं दी, ठीक है, हमने क्या कहते हैं फंड लिए पर हम फंड का कुछ बता नहीं रहे हैं उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है बच्चों, धर्म की स्वतंत्रता कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का बहुत ही स्वतंत्र है। जैसे आपको पता है कि जब औरंगजेब वगैरह थे तो उस समय जजिया लगाया जाता था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जजिया, कि भाई तुम अगर गैर हिंदू हो, गैर मुस्लिम हो, ठीक है, तो आपको एक कर देना पड़ेगा। पर आज ऐसा नहीं है। अब सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी धर्म का आचरण करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। किसी भगवान की आइडियोलॉजी फॉलो करने पर ऐसा नहीं है आपको घसीट के मारा जाएगा। कौन कह रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो यह आता है आर्टिकल 19 से 22 तक। और इसके अंदर जो सबसे पहला आर्टिकल 19 है उसके अंदर 6 अधिकारों की बात की गई है। कौन कौन से 6 अधिकार हैं देखते हैं। 19 के अंदर सबसे पहला अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को व्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। आप प्रेस के थ्रू, प्रेस को स्वतंत्रता है किसी भी बात को कहने की। पर ये बात ध्यान समझ लेना, बात सच्ची होनी चाहिए।
बात किसी के डिग्निटी को, किसी की क्या कह सकते हैं, संपूर्ण सॉरी क्या कहते हैं इसको हिंदी में, क्या होता है, सम्मान पूर्वक जीवन को क्या नहीं कर सकती है, उस पर लांछन नहीं लगा सकती। क्या बोल रहा हूँ हिंदी में, लांछन मतलब कि किसी भी तरीके का क्या नहीं कर सकती है, उसके साथ दुष्व्यवहार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को मेरी क्या कहते हैं अटपटी सी तस्वीरें क्या कर दी उन्होंने, वायरल कर दिया, बोला देखो इस शख्स को जानवर जैसा दिखता है, इस तरीके का कहना गलत होगा। व्यावसायिक विज्ञापन दे सकते हो, ठीक है ना, जैसे कई सारे विज्ञापन आते रहते हैं, ठीक है। और फ़ोन टैपिंग वगैरह के विरुद्ध अधिकार है, भाई कोई आपका फ़ोन टैप नहीं कर सकता है अनलेस और अनटिल मान लो आप किसी आतंकवादी गतिविधियों वगैरह में हो तो बात अलग है, पर बाकी वैसे आपका कोई फ़ोन टैप वगैरह नहीं कर सकता। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है आपके पास, आप किसी भी चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हो, ठीक है ना, विरोध कर सकते हो। जैसे अभी किसान बिल आया था तो हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने विरोध किया था कि भाई देखो ये हमें नहीं पसंद है। हालांकि मोदी जी की मन की बात में मोदी जी मन की कोई बात सुनते नहीं है, बट फिर भी ठीक है, वो अपने मन की बात कह के चले जाते हैं, सारी अपनी अपनी बात कहते हैं। अब प्लीज़ है ना, कोई भी मतलब मोदी जी का फ़ैन है तो मतलब पीछे कमेंट में गाली नहीं लिखेगा। मैं मोदी जी को बहुत एडमायर करता हूँ, मतलब मोदी जी मतलब भगवान। आगे देखो, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। जैसे अभी आजकल शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं, साथ तो काफ़ी टाइम से ही बैठे हुए हैं, तो शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं हो तो प्रदर्शन है। सम्मेलन का तात्पर्य क्या है कि जिस तरीके से आप क्या कहते हैं जगराता माता रानी का रखवा दो, ठीक है, या फिर आपने मान लो क्या कहते हैं क्या कर दिया आपने आपने शादी वगैरह के लिए लोगों को बुलाया है, या फिर आप किसी बोर्ड मीटिंग के लिए लोगों को बुला रहे हो, ये सब सम्मेलन होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, किसी आर्म्स वगैरह का बम वगैरह का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। सभा, संघ या सहकारी समिति वगैरह कोई बनानी हो, ठीक है ना, कोई भी सभा बना सकते हो आप, जैसे आपको जैसे क्या कह सकते, किसान सभा बना दी, कोई संघ बना दिया, सहकारी समिति, जैसे अमूल है, अमूल इंडिया, वो कैसी एक सहकारी समिति ही तो है, तो गठन कर सकते हो, उसका आपको अधिकार है। साथ ही साथ आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हो, संचरण कर सकते हो। संचरण का मतलब क्या होता है, संचारण का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, आप घूम फिर सकते हो, ठीक है, आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो। पर ये बात दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्शंस है। एक, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, जैसे अभी हाल ही में क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो भाई कोविड के टाइम पर ऐसा नहीं है कि आपको कोविड हुआ पर आप घूम रहे हो, कह रहे हो कि मेरी तो स्वतंत्रता का अधिकार है बिल्कुल है, पर दूसरे की लाइफ खतरे में थोड़ी डाल सकते हो भाई, उसके पास भी तो जिंदा रहने का अधिकार है। या फिर मान लो कि आपको एड्स वगैरह है, तो उसमें भी भ्रमण पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। निवास पर अधिकार, यानी निवास का अधिकार, आप कहीं पे भी रह सकते हो अस्थायी रूप से। अगर आपको स्थायी रूप से रहना है तो रह तो सकते हो, पर कुछ जगहों को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, कुछ ट्राइब्स के लिए, कुछ जनजातियों के लिए बचा करके उसको रखा गया है। जैसे मान लो मणिपुर हो गया, या फिर पहले जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो वहाँ पर आप स्थायी निवास नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि भाई सीधी सी लॉजिक ये था कि वहाँ के लोग, जब मान लो वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके कल्चर को हानि पहुँचेगी, ठीक है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, ठीक है, सो आप किसी भी तरीके का व्यवसाय कर सकते हो। अब यहाँ पर प्लीज़ मैं पहले नोट कर रहा हूँ, किसी भी तरीके के व्यापार का मतलब यहाँ पे इलीगल व्यापार को मत लेना, कि मान लो तुम ठेली पे बंदूक रख करके AK-47 रख करके बेच रहे हो और कहोगे कि सुमित सर ने हमें क्लास में बताया था कि किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हैं, पुलिस आकर के मुझे ले जाएगी और मेरा व्यापार बना देगी, समझ। इस तरीके के व्यापार कर सकते हो जो बेसिकली लीगल हैं और कानून के अंतर्गत ही आते हैं, कानून की मर्यादा से बाहर नहीं जाते। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी क्या नहीं करा है, कानून का उल्लंघन नहीं किया, तो उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर आपने वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं कर रखा है, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, तो वो अपराध नहीं है, जाहिर सी बात है। और अपराध, एक अपराध के लिए सिर्फ आपको एक ही बार दंडित किया जाएगा, आपको बार बार एक ही अपराध के लिए क्या नहीं दी जाएगी, सज़ा नहीं दी जाएगी। और आप खुद जाकर के कोर्ट में अगर कहने लगते हो, या मान लो खुद ही जाकर के बोल लो कि देखो मैंने ना एक XYZ बंदे का खून कर दिया है, तो भैया अब ना अगर मान लो डेड बॉडी नहीं मिल रही है, बंदा ही नहीं मिल रहा है, कोई गायब होने की रिपोर्ट भी नहीं है, और आप कह रहे हो नहीं मैंने मारा है, तो आपको सज़ा नहीं होगी, आप खुद के खिलाफ ही विटनेस नहीं बन सकते हो, ठीक है, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाँ वो अलग बात है कि आपका क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपके खिलाफ यूज़ होते हैं, पर वो भी सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस में। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये बात ध्यान रखना बच्चों कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो अगर आपातकाल भी लगता है, इमरजेंसी भी लगती है 352 वाली,
ठीक है, उसके अंतर्गत भी आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता, जबकि बाकी सभी को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है भाई? देखो, आपको जीवन रक्षा का अधिकार है, आपकी लाइफ बची रहे, आपको क्या कहते हैं, जिंदा रहने का अधिकार है, आपके स्वास्थ्य का अधिकार है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपको अमानवीय व्यवहार का विरोध है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस आपको बेवजह पीटे जा रही है। सूचना का अधिकार है, सरकार के अंदर क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, ठीक है। हाँ, गुप्त सूचनाएं नहीं, ठीक है। आप जाकर के पूछने लगो, बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में मुझे बताओ कि कैसे बनाया है, तो कहो कि सर ने बताया था कि हमें क्या है, सूचना का अधिकार है। ऐसी सूचनाएं जो पब्लिक के हित में है उतनी जान सकते हो, आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं जान सकते। गोपनीयता को तो बना के रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और कमाल की बात है कि आपके पास प्रतिष्ठा का अधिकार होता है, आपके पास क्या कहते हैं, शोर और प्रदूषण से मुक्त होने का अधिकार होता है, आपके पास बिजली का अधिकार है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है, आपके साथ फांसी देर अगर डिले हो जा रही है तो वो भी आपके पास अधिकार है। इस तरीके की अधिकार आपको दिए गए हैं। क्लियर है बात? इसे ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति के जीवन को बहुमूल्य माना गया हमारे संविधान के अंतर्गत, और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी दैहिक स्वतंत्रता को क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहे, मस्त रहे। क्लियर है बात? आर्टिकल 21A, ये बात समझना लल्ला, ये पहले नहीं था मूल संविधान में, ये आया कौन से संवैधानिक संशोधन से? 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया 2002 में, जिसमें बोला गया कि भैया शिक्षा का अधिकार होगा, कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। कितने साल से बच्चों, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, और वो शिक्षा कैसी होगी, निःशुल्क होगी, साथ ही साथ अनिवार्य होगी। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते जो 6 से 14 साल तक का है, तो उसके ऊपर दंडनीय कार्यवाही भी हो सकती है, उसको सजा भी हो सकती है। साथ ही साथ इसको दूसरी जगह पर जोड़ा गया, कहाँ पर, मौलिक कर्तव्यों में। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर आते हैं, तो भाई ये भाग 4A के अंदर आते हैं, और आर्टिकल, इसका एक ही आर्टिकल है 51A, ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसे भी जोड़ा गया था। और 11वां इसके अंदर जोड़ा गया क्या, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करने के लिए, शिक्षा देना कर्तव्य भी माना गया उनके पेरेंट्स के द्वारा। साथ ही साथ DPSP जो है, आर्टिकल 45, क्या होता है DPSP? अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो समझ लो, नीति निर्देशक तत्व, यानी जब राज्य कोई नीति बनाता है तो इन बातों को अपने दिमाग में रख करके बताए। उसमें आर्टिकल 45 से पहले ही कह चुका है कि शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए। पर हमें पता है कि भाई DPSP जो है ना, वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं। क्या मतलब है इस बात का? यानी DPSP अगर नहीं माने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कहाँ भाग के चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। इसलिए जब इसको 86वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ दिया गया 2002 में, उसके बाद ये क्या बन चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट जाने लायक हो चुका है, मौलिक अधिकार का एक भाग बन चुका है। क्लियर है बात? चलो, यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 22, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या मतलब है इस बात का, बहुत ध्यान से समझना। निरोध और गिरफ्तारी, देखो इनमें बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आप दो तरीके से गिरफ्तार होते हो। पहला, जब आपने अपराध कर लिया और अपराध को स्वीकार कर लिया, मान लो मैंने किसी का खून कर दिया और मेरे को ले जाकर के पुलिस ने बंद कर दिया, तो ये कहलाती है गिरफ्तारी। क्लियर बात? यानी इसे बोलते हैं दंड विषयक, यानी जहाँ पर दंड हो चुका है और उसके बाद आपको सजा हो रही है। दूसरा है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, या मुझे लोगों को किसी को लगा यार कि मेरे को ना क्या कहते हैं बम से कुछ उड़ाना है, मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसा, तो उसमें और इंटेलिजेंस को खबर मिल गई कि भाई ऐसा बंदा कुछ करने की सोच रहा है, तो भविष्य में कोई अपराध करोगे उसके लिए क्या किया जाता है, निवारक वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी कि आपको निरोध, यानी कि आपको क्राइम करने से पहले रोका जाता है, और इसके अंतर्गत आपको 3 माह तक क्या किया जा सकता है, डिटेंशन में रखा जा सकता है। आपको क्या किया जा सकता है, आपको बंदी बना करके आपको घर के अंदर या पुलिस स्टेशन में जहाँ भी कंफर्टेबल लगेगा वहाँ पे रखा जा सकता है, और आपको बताया भी जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि आपने अभी कुछ करा नहीं है, कुछ करने की सोच रहे हो। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आपने ध्यान समझना है, किक मूवी है, किक,
उसमें भी क्या कहते हैं जो हुड्डा साहब होते हैं, ठीक है, रणवीर हुड्डा, वो क्या कहते हैं सलमान भाई को डिटेन करते हैं कि तुम्हें घर पर रहोगे, तुम पर निगरानी रखी जाएगी। और इसका और रियल एग्जांपल देखना चाहोगे तो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब 370 हटाई गई थी तो वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, है ना, उनको इस ग्राउंड पर क्या कर दिया गया था, निरोध कर दिया गया था, या उनको इस ग्राउंड पर क्या कर दिया गया था, डिटेन कर लिया गया था कि भैया अगर ये बाहर रहेंगे तो ये क्या करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, दंगे वंगे करवा सकते हैं, इसलिए इनको क्या करा जाए, नज़रबंद कर दिया जाए। क्लियर है बात। तो गिरफ्तारी के अंदर आपको क्या राइट मिलता है, तो गिरफ्तारी के अंदर आपको काफ़ी सारे राइट मिलते हैं, जैसे कि गिरफ्तारी में आपको सूचना देनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं, आपको परामर्श करने का अधिकार होता है, यानी आप अपने एडवोकेट को बुला सकते हो, परामर्श कर सकते हो, भाई मैं कैसे बचूं, ठीक है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। साथ ही साथ क्या करते हैं, आपको हथकड़ी वगैरह के लिए भी क्या कहते हैं, कई सारी चीज़ें आपको 24 घंटे का, मान लो आपने कोई ऐसा बहुत हीनियस क्राइम नहीं किया तो आपको रिहा भी किया जा सकता है, मैंने रियासत में भी छोड़ा जा सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। ये सारी चीज़ें आपको क्या करती है, संरक्षण मिलता है आपको निरोध और गिरफ्तारी से। क्लियर बात है यहाँ पर, कोई डाउट इस बात में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आता है भैया जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार और आर्टिकल 23 से 24, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि मानवीय दुर्व्यवहार और बाल श्रम का निषेध करना सबसे इंपॉर्टेंट था। मानवीय दुर्व्यवहार क्या है, आप लोगों ने अगर एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी हो, ठीक है, तो क्या करा जाता था भाई, वेश्यावृत्ति जैसी चीज़ें, आपका दास देसी वाली चीज़ें, आपको बंदी बना के रखा जा रहा है, बधुआ मजदूरी कराई जा रही है। बेगारी का मतलब होता है कि जब आपको क्या नहीं मिलती है, जब आपसे काम तो कराया जा रहा है पर आपको क्या नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही है ना। काम तो करा लिया पर अब जब आप पैसा मांगने गए तो लाला जी ने बोल दिया नहीं दे रहा, कर लेगा हमारा, हम पावरफुल लोग हैं, ठीक है। अच्छा, बाल श्रम का भी निषेध करता है कि भाई बच्चा, और कौन सा बच्चा, जो 6 से 14 साल तक का बच्चा, अगर उससे कोई काम करवा रहे हो तो भैया देख लो कि आर्टिकल 23 का वॉयलेशन होगा। और आर्टिकल 23 का वॉयलेशन का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि आपने क्या करा है, आपने मौलिक अधिकारों का खनन किया है, और इस पे आपके इस व्यवहार पे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बोला गया आर्टिकल 24 में कि बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता, जैसे फैक्ट्री वगैरह में, किसी माइंस में बीड़ी वगैरह काम हो रहा हो, जहाँ सिगार वगैरह बन रहा हो, पटाखे वगैरह बन रहे हो। साथ ही 2006 में सरकार ने एक नियम लाते हुए कहा कि घरेलू नौकर भी नहीं बना सकते, जैसे छोटू होता है ना चाय की दुकान पे, उस वो हो गया, स्पा हो गया, किसी रेस्टोरेंट हो गया, कोई और छोटी दुकान हो गई, कहीं पर भी 6 से 14 साल तक के बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं कराया जा सकता, क्योंकि भैया 6 से 14 साल तक के बच्चों को हमने कंपलसरी एजुकेशन की बात कर दी है। कहाँ पर, आर्टिकल, कहाँ गए, आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A में एक तो तुम कह रहे हो भैया इसको पढ़ाओ, और दूसरी तरफ अगर ये कह रहे हो कि चलो कोई नहीं काम भी करने दो, तो भैया बच्चा काम करेगा कि पढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी बात को क्या करते हुए, पुष्टि करते हुए, इसी बात को क्लैरिफाई करते हुए 1986 में एक नियम आया था जिसे नाम रख दिया गया था, क्या, इसका नाम दिया गया था शायद आई थिंक, हाँ, इसका नाम दिया गया था बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, और इसको फिर बदल करके कर दिया गया था 2016 में बाल श्रम संशोधन, जिसमें बोला गया अगर छोटे बच्चों से काम कराते हो, छोटा बच्चा मतलब कौन सा, 6 से 14 साल तक का बच्चा, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। साथ ही अगर दोबारा करते हुए पकड़े गए तो 1 से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। क्यों करा जा रहा है ये सब कुछ, ये इसलिए करा जा रहा है जिससे हम हमारी आने वाली जनरेशन को, मतलब कि जो अगर 6 से 14 साल तक का बच्चा जो अभी मान लो चाय की दुकान पे कर रहा है, उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, उसने दुनिया में कुछ अच्छा देखा नहीं, उसने कुछ अच्छा सीखा नहीं, वो आगे भी भविष्य में चाय बनाएगा, ठीक है, वो आगे भी भविष्य में किसी स्पा में क्या कर रहा होगा, जूते चप्पल साफ कर रहा होगा। ऐसा नहीं करवाना है ना। देखो ये सारी चीज़ें ना इंस्टेंट बेनिफिट नहीं देंगी, ये सारी चीज़ें देंगी 10-20 साल 50 साल बाद बेनिफिट। आज जो आप देख रहे हो कि कोई IAS बनता है, कोई IITN बनता है, कोई क्या कहते हैं और अच्छी नौकरी कर रहा है, ठीक है, ये
10 साल पहले 20 साल पहले की उनके माँ बाप की इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट भी सेम चाहती है कि हमें इंस्टेंट बेनिफिट नहीं चाहिए, हमको बेनिफिट चाहिए फॉर द फ्यूचर। क्योंकि अगर आज हमारा अच्छा होगा, अगर हम आज आप काम करोगे, टुडे आपका बढ़िया होगा, तो आपका फ्यूचर अपने आप ही क्या हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। क्लियर है बात। इसीलिए बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर है बात। आगे बढ़ें, चलो। आर्टिकल 25 से 28 ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। यही हमारे देश को क्या बनाता है, सेकुलर बनाने का काम करता है। क्या बोलता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या बोलता है इसमें पहला आर्टिकल जो है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि आप अंतकरण की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी धर्म को जिस भी तरीके से आप मानना चाहो, किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंधों को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। जैसे मीरा हो गई, अब मीरा को लगता था कृष्ण भगवान उनके प्रेमी हैं, वो उनको लगना चाहिए, वो उनका धर्म है, ठीक है। अच्छा, मानने का अधिकार, आप कोई भी धर्म मान सकते हो, किसी भी धर्म पे क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, उसे सार्वजनिक रूप से भी कह सकते हो। आचरण का अधिकार, आचरण का अधिकार क्या कहता है, पूजा, परंपरा, समारोह, ठीक है ना। जैसे हमारे कृष्ण जी क्या नाम है, उड़ीसा में झांकी निकलती है, ठीक है। मुहर्रम में हम क्या कहते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। किसी भी तरीके का आचरण करने का अधिकार है। प्रचार का अधिकार है, प्रसार का और प्रचार का अधिकार है। आप उसको प्रोस्पेरिटी दे सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो। जैसे अभी तबलीग की जमात है, अब तबलीग की जमात क्या करती है, ये धर्म को प्रचार और प्रसारित तो करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुंभ का मेला है, वो क्या है, समारोह ही तो है एक हमारी तरीके का। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी कि मूर्ति वगैरह की स्थापना करना, मंदिर बनाना, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, उसकी संपत्ति का स्वामित्व वगैरह करना, ये सारा अधिकार आपको दिया गया है। जैसे रामकृष्ण मिशन चलता है, आनंद मार्ग चलता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये धार्मिक हैं, इस पर आपका क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। क्लियर है बात। अच्छा, उसके बाद आती है आर्टिकल 27 क्या बोलता है, ये भी ध्यान से समझो। आर्टिकल 27 मैंने शुरू में बताया, जैसे जजिया था कि भाई जो गैर मुस्लिम होगा उसको कर देना पड़ेगा, अब नहीं दे सकता ना। धर्म की अभिवृद्धि यानी इसको बढ़ाने के लिए और उसके पोषण पे जो खर्चा होता है, मान लो कि आपने मूर्ति बनवा दी, मान लो आपको लगता है कि भाई जंगली जानवर आ जाते हैं मंदिर में, तो आपने दीवार बना दी, ठीक है। इस तरीके की कोई भी चीज़ के ऊपर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। किस चीज़ के ऊपर, अपने धर्म के लिए, ना ही कोई शुल्क देने की ज़रूरत है। क्लियर है बात। साथ ही साथ आर्टिकल 28 जो कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। आर्टिकल 28 बोलता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, मान लो अगर मुस्लिम धर्म के अंदर मस्जिद में सिर्फ मुस्लिम को बुलाया जा रहा है तो सिर्फ मुस्लिम जा सकते हैं, और मंदिर में सिर्फ अगर हिंदू को बुलाया जाए तो हिंदू जा सकते हैं, ठीक है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति हो सकती है, आप कुरान पढ़ सकते हो, आप गीता पढ़ सकते हो, कहीं कुरान के पाठ चल रहे हो तो आप वहाँ जा सकते हो, कहीं गीता के पाठ चल रहे हो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ सीख सकते हो। पर एक बात ध्यान समझना, अगर कोई शिक्षक संस्थान, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका पालन पोषण कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो वहाँ पे कोई भी धार्मिक चीज़ सिखाना या किसी भी धार्मिक शिक्षा को देना क्या माना जाएगा, गैर संवैधानिक माना जाएगा, ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, ऐसी संस्था है जो सरकार से क्या ले रही है, किसी प्रकार की सहायता ले रही है, या संस्थान उसका क्या, सरकार उसकी क्या कर रही है, रख रखाव कर रहा है, तो वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति नहीं ले सकता, वो नहीं जा सकता किसी भी धार्मिक स्थान पर। और उसके अंदर किसी धर्म को, एक धर्म को नहीं सिखाया जाएगा, या तो सारे धर्मों के बारे में बताया जाएगा या फिर किसी एक धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ो तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बताया गया, जैन के बारे में बताया गया, बुद्धिज्म के बारे में बताया गया, मुस्लिम धर्म, इस्लाम के बारे में बताया गया, एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बताया जा सकता। अगर ऐसा करा जाता है तो ये भारत की सेकुलरिज्म जो है उसको क्या करेगा, खतरा है। क्लियर है बात यहाँ पर। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट इस बात में। तो आर्टिकल 25 से 28 बिल्कुल क्लियर हो गई। तो हमने आज जो पढ़ा वो क्या है, हमने 3 आर्टिकल पढ़े। कौन कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समानता का अधिकार। अब बच जाते हैं हमारे पास दो और अधिकार, जिसमें पहला अधिकार जो है वो क्या है आपका, एक है आपका अल्प शिक्षक या संस्कृति का अधिकार, मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ। एक है क्या आपका संस्कृति तथा शिक्षा वाला, जो आता है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है, आर्टिकल 31 हट चुका है, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। और दूसरा आता है आपका संवैधानिक उपचारों वाला। ठीक है, इसी के साथ ये जैसे ही खत्म होगा, ये दोनों के दोनों आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये आर्टिकल 32। तो ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने घर पे रहो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक द वीडियो। ठीक है लल्ला, टेक केयर योरसेल्फ। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, यू कैन आस्क मी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।